नमस्कार, मैं उपेंद्र यादव। आप देख रहे हैं वी न्यूज यूट्यूब चैनल। पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए हमले को 1 महीना बीत चुका है, लेकिन राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए अब भी उन आतंकवादियों की तलाश में जुटी हुई है जिन्होंने जम्मू कश्मीर के इस पर्यटक स्थल पर 26 से ज्यादा पर्यटकों और एक स्थानीय व्यक्ति की हत्या कर दी थी। इस हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव काफी बढ़ गया था। हमले के कुछ दिन बाद जम्मू कश्मीर पुलिस से जांच अपने हाथ में लेने वाली एनआईए को अब तक कोई ठोस सुराग नहीं मिला है। एजेंसी अब गवाहों से पूछताछ कर रही है और तकनीकी निगरानी के जरिए डेटा की जांच कर रही है। शक है कि इस हमले में कम से कम 5 आतंकी शामिल थे, जिनमें से 3 पाकिस्तान से थे। प्रशासन ने कम से कम 3 आतंकवादियों के स्केच जारी किए हैं और उनकी जानकारी देने वालों को 20 लाख रुपए के इनाम की घोषणा भी की है। इंडियन एक्सप्रेस के एक सूत्र के हवाले से लिखा गया है कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने शुरुआत में आतंकियों के स्केच जारी किए थे, फिर एनआईए ने नया केस दर्ज कर गवाहों से पूछताछ शुरू की। अब तक 150 स्थानीय लोगों से पूछताछ हो चुकी है, जिनमें टट्टू चलाने वाले, दुकानदार, फोटोग्राफर, एडवेंचर स्पोर्ट्स में काम करने वाले शामिल हैं। एनआईए ने उन स्थानीय व्यक्तियों से भी पूछताछ की है जिसने घटना से करीब 15 दिन पहले उस इलाके में दुकान खोली थी, लेकिन हमले के दिन दुकानें बंद रखी थी। सूत्रों ने कहा अब तक उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं। पूछताछ जारी है। जांच के दौरान एनआईए ने घटनास्थल से एकत्र किए गए मोबाइल डेटा, जिसमें पीड़ितों के परिजनों और अन्य पर्यटकों द्वारा खींचे गए वीडियो और तस्वीर शामिल है, को खंगालना शुरू किया। एजेंसी ने गवाहों और दुकानदारों के बयान के आधार पर वैसरन घाटी का 3D मैपिंग भी किया। एक अधिकारी ने कहा इससे यह समझने में मदद मिलेगी कि हमलावर कितनी देर तक वहां थे, कहां से आए और कहां गए। इसी तरह 3D मैपिंग एनआईए ने 2019 के पुलवामा हमले के जांच में भी की थी। हमले के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने बड़े पैमाने पर छापेमारी शुरू की और सैकड़ों लोगों को हिरासत में लिया है, जिनमें ओवरग्राउंड वर्कर भी शामिल है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि हिरासत के पीछे 2 मकसद है। पहला, पहलगाम से जुड़ी कोई जानकारी हासिल करना और दूसरा, यह संदेश देना कि ऐसे मामलों की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और इन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह संदेश देना जरूरी था ताकि भविष्य में इस तरह के हमलों को रोका जा सके। हालांकि अधिकारी ने यह भी स्वीकार किया, पहले उद्देश्य के लिहाज से कोई खास प्रगति नहीं हुई। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि ज्यादातर हिरासत में लिए गए लोगों को रिहा कर दिया गया है। हालांकि कुछ ऐसे लोग जो पहले ओवरग्राउंड वर्कर के रूप में काम कर चुके हैं, उन्हें पीएसएस जन सूचना अधिनियम के तहत बुक किया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस और एनआई को कई लोगों के बारे में जानकारी मिली थी, लेकिन ज्यादातर सुराग झूठे निकले। एक मामले में एक पर्यटक ने 3 लोगों का वीडियो पोस्ट किया था जिनकी शक्ल हमलावरों से मिलती जुलती थी और उन्हें बेताब घाटी यानी पहलगाम के पास में देखा गया था। उन्हें पकड़ा गया और बाद में छोड़ दिया गया क्योंकि कुछ खास नहीं मिला। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि सर्च ऑपरेशन को पहलगाम से आगे बढ़ाकर दक्षिण कश्मीर के अधिकांश जंगलों तक फैलाया गया है। अधिकारी ने यह भी कहा कि हमले के पहले कुछ दिनों में सुरक्षा बलों को आतंकियों के डिजिटल फुटप्रिंट मिले थे और उनकी बातचीत को ट्रेस किया गया था, लेकिन ऐसा लगता है कि अब वे पूरी तरह ऑफलाइन हो चुके हैं। हमले के बाद दक्षिण कश्मीर में हुए 2 अलग अलग अभियानों में सेना और पुलिस ने 6 स्थानीय आतंकवादियों को मार गिराया है, जिनमें टीआरएफ का एक टॉप कमांडर भी शामिल है। पुलिस का कहना है कि यही संगठन पहलगाम हमले के लिए पीछे था। वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक के भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा विधायक मुन्नी रत्ना और 4 अन्य के खिलाफ बुधवार 21 मई को एक एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें 40 वर्षीय एक महिला ने विधायक पर सामूहिक बलात्कार की साजिश रचने, उसे जानलेवा वायरस का इंजेक्शन देने और उसके चेहरे पर पेशाब करने का आरोप लगाया है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस अधिकारियों ने बताया कि भाजपा कार्यकर्ता होने का दावा करने वाली पीड़ित महिला ने उत्तरी पश्चिमी बेंगलुरु के आरएमसी यार्ड पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई और बताया कि यह घटना 11 जून 2023 को हुई थी। पीड़िता ने अपनी शिकायत में कहा कि विधायक के साथी वसंता और कमल ने उन्हें मथिकेरे के मुनिरत्ना के कार्यालय में ले जाने के लिए गुमराह किया।
और कहा कि विधायक उनकी आपराधिक मामलों को निपटाने में मदद कर सकते हैं, जिसके बारे में उन्होंने दावा किया कि विधायक के इशारे पर ही उन पर ये मामला झूठे तरीके से थोपे गए हैं। महिला ने आरोप लगाया कि कार्यालय के अंदर मुनिरत्ना वसंता चन्नाकेशवा ने उनके कपड़े उतारे और विरोध करने पर उसके बेटे को जान से मारने की धमकी दी। महिला ने आगे आरोप लगाया कि विधायक ने उनके चेहरे पर पेशाब किया और इस घटना के दौरान एक अज्ञात व्यक्ति कथित तौर पर कमरे में आया, जिसने विधायक को एक सफेद डिब्बा दिया। इसके बाद विधायक ने डिब्बे से एक सिरिंज निकाली और महिला को इंजेक्शन लगा दिया। एफआईआर के अनुसार विधायक ने कथित तौर पर उन्हें धमकी दी कि अगर उसने किसी को इस बारे में बताया तो वह उनके परिवार को नहीं छोड़ेंगे और उन्हें बर्बाद कर देंगे। महिला ने बताया कि उन्हें इस साल जनवरी में अस्पताल में भर्ती कराया गया था और जिसके बाद उन्हें एक इलाज वायरस का पता चला, जिसके बारे में उसका मानना है कि यह कथित घटना के दौरान दिए गए इंजेक्शन का नतीजा है। 19 मई को आत्महत्या के प्रयास से बचने के बाद महिला ने कहा कि उन्होंने मामले की रिपोर्ट पुलिस में करने का फैसला किया। उन्होंने पुलिस को बताया, मैंने अपनी जान लेने की इरादे से गोलियां खा ली थीं, लेकिन जब मैं बच गई तो मुझे लगा कि मुझे सच बताना चाहिए। पुलिस ने बताया कि विधायक उनके साथियों वसंता चन्नाकेशवा और कमल तथा एक अज्ञात व्यक्ति का नाम एफआईआर में दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच कर रहे एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने अखबार यानी मीडिया से कहा कि हमने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 सामूहिक बलात्कार, 270 संक्रमण फैलाने का संभावना वाला कार्य, 223 चोट पहुंचाना, 354 महिला पर हमला, 504 जानबूझकर अपमान, 506 आपराधिक धमकी और 509 शील भंग करना के तहत मामला दर्ज किया है। महिला ने आरोप लगाया कि मुनिरत्ना लंबे समय से भाजपा में उनकी राजनीतिक भागीदारी के कारण उनसे द्वेष रखते थे। उन्होंने दावा किया कि मुनिरत्ना ने दूसरे को मेरे खिलाफ पीन्या और आरएमसी यार्ड पुलिस स्टेशनों में झूठी शिकायतें दर्ज करने के लिए प्रभावित किया। फिलहाल विधायक ने इन आरोपों को लेकर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया जारी नहीं की है। गौरतलब है कि वर्तमान में राजराजेश्वरी नगर से विधायक मुनिरत्ना का पहले भी बलात्कार, ब्लैकमेल, उत्पीड़न, रिश्वतखोरी, जातिवादी और अभद्रता भाषा प्रयोग करने के मामले में नाम आ चुका है। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार 22 मई को सरकारी तमिलनाडु राज्य विपणन निगम के खिलाफ जांच पर रोक लगा दी है और प्रवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी को सभी सीमाएं पार करने के लिए फटकार लगाई है। भारत के मुख्य न्यायाधीश वी.आर. गवई और जस्टिस ए.जी. मसीह की पीठ तमिलनाडु सरकार और टीएमसीएसी द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें 23 अप्रैल को मद्रास हाईकोर्ट द्वारा उनकी याचिका को खारिज करने को चुनौती दी गई, जिसमें कथित अनियमितताओं को लेकर 6 से 8 मार्च 2025 के बीच टीएमएमएसी मुख्यालय पर ईडी द्वारा की गई छापेमारी को अवैध घोषित करने की मांग की गई। लाइव ला की रिपोर्ट के अनुसार जेसीआई गवई ने केंद्रीय जांच एजेंसी का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एवी राजू से पूछा, आप व्यक्तियों के खिलाफ तो मामला दर्ज कर सकते हैं, लेकिन निगम के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज नहीं कर सकते। आपका ईडी सभी हदें पार कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली टीएमएमएसी द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया। टीएमएमएसी और उसके कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और मुकुल रोहतंगी ने तर्क दिया कि एजेंसी ने बिना उचित प्रक्रिया के मोबाइल फोन की क्लोनिंग और व्यक्तिगत डिवाइस जब्त करके अपने अधिकार का अतिक्रमण किया है। सिब्बल ने कहा, हमने पाया कि जिन लोगों को आउटलेट दिए गए उनमें से कुछ लोग वास्तव में नकद ले रहे थे, इसलिए राज्य ने खुद 2014 से 21 से व्यक्तियों के खिलाफ 41 एफआईआर दर्ज की, निगम के खिलाफ नहीं। ईडी 2025 में सामने आता है और नगर निगम और हेड ऑफिस पर छापा मारता है। सभी फोन ले लिए गए, सब कुछ ले लिया गया, सब कुछ क्लोन किया गया। इस पर जेसीआई ने पूछा, निगम के खिलाफ अपराध कैसे हो सकता है? आप व्यक्तियों के खिलाफ तो आपराधिक मामले दर्ज कर सकते हैं, लेकिन निगम के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज नहीं कर सकते। सिब्बल ने शीर्ष अदालत से ईडी को फोन और डिवाइस
से क्लोन किए गए डेटा का उपयोग करने से प्रतिबंधित करने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा यह निजता का मुद्दा है। हालांकि पीठ ने माना कि याचिकाकर्ताओं को पहले ही अंतरिम राहत दी जा चुकी है, वह आगे कोई निर्देश नहीं दे सकती। मद्रास हाईकोर्ट की एक पीठ ने 23 अप्रैल को TAMMAC की ईडी द्वारा अपने मुख्यालय में की गई तलाशी और जब्ती कार्रवाई के खिलाफ दायर 3 रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया था। पीठ ने याचिकाकर्ताओं को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि छापेमारी और औचक निरीक्षण के दौरान कर्मचारियों को हिरासत में लेना प्रक्रिया का मामला है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईडी ने हाल ही में तमिलनाडु में कई जगहों पर नए सिरे से छापेमारी की, जिसमें TAMMAC के प्रबंध निदेशक S विश्वकर्न और फिल्म निर्माता आकाश भास्कर के घर भी शामिल हैं। विश्वकर्न से कथित तौर पर करीब 10 घंटे तक लंबी पूछताछ की गई।